Hey everyone, how are you all? I hope my all bacha party is good and healthy. So today we are discussing of क्लास में हम लोग करने वाले हैं बात पोइट्स एंड पैनकेक के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए एंड यार बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पैनकेक्स ये उस जमाने की बात है जब बहुत भद्दा मेकअप किया जाता था। तो फर्स्ट पार्ट में तब मजा आया, कितना इंटरेस्टिंग था एंड कैसे जो ऑफिस बॉय होता है वो हमारे शुरू से फिरता है, जलता है क्योंकि वो बॉस के करीब होता है। ठीक है, सो ये सभी चीजें हुई हमारे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या होता है। सो लेट्स बिगिन द क्लास। सो फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो सुबह था वो इतना ज़्यादा मतलब कनेक्टेड था, तो जो ऑफिस बॉय था उसको बहुत ज़्यादा उससे क्या होती थी, जलन होती थी और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एंड वो जब उसके पास रहते थे, क्योंकि शुभू बहुत ज़्यादा क्लोज था, डायरेक्ट चीज़ें शुभू के पास आती थी एंड पूरा डिपार्टमेंट जो था ना उससे हमेशा खुश रहता था। तो हमारे जो ऑफिस बॉय है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती थी और वो बहुत हर बात में चिढ़ता था। अब क्या होता है आगे, You saw Subbu always with the boss, but in the attendance roles, he was grouped under a department called the Story of Department, comprising a lawyer and an assembly of a writer and poet. The lawyer was also officially known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. तो कहता है कि तुमने देखा है शुभू जो है ना, जो वॉस है उसके बहुत क्लोज है, बहुत पास में है, लेकिन जब हम अटेंडेंस की बात करते हैं, अटेंडेंस रोल्स की बात करते हैं, तो जो शुभू है ना वो अधिकतर कौन सी डिपार्टमेंट में रहता है, स्टोरी डिपार्टमेंट में रहता है। ठीक है, स्टोरी डिपार्टमेंट में वो जहाँ पर एक लॉयर है स्टोरी डिपार्टमेंट में, वहाँ पे कुछ राइटर्स हैं, कुछ पोइट्स हैं, और वहाँ पे जो लॉयर है ना, वैसे तो एक्चुअल में लॉयर का काम क्या होता है बेटा, लॉयर का काम होता है अच्छी सलाह देना, ठीक है, अच्छी चीजें करना, है ना। और जब भी जैसे कोई लीगल चीज नहीं हो पा रही है या फिर कोई केस हो रहा है किसी फिल्म पे या फिर कुछ हो रहा है तो उसमें सही सलाह देना, ठीक है, रियल काम उसका ये होता है। बट एग्जैक्टली वो ये नहीं करता है। इसका सब लोगों को ऐसा लगता है, वहां पे जो भी लोग रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो लॉयर है ना वो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है इस चीज का, टोटल अपोजिट, डिपार्टमेंटल। अब यहाँ पर ये जो बोला गया है, जैसे कि एक वर्ड यूज हुआ है कि टेम्पारमेंटल मतलब क्या होता है भाई, इसका मीन्स ये होता है कि वो जो एक्ट्रेस है ना, वो जो है वो बहुत ज्यादा नखरेली है या किसी भी बात पे चिढ़ जाती है। इस वर्ड्स का यही मीन होता है कि वो अपने हर बात पे चिढ़ जाती है, उसको कभी उसका मूड स्विंग हो जाता है, कभी वो अच्छी बात करती तो कभी उसे गुस्सा आ जाता है। वंस ब्लो over the seat while everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment। तो क्या होता है, एक बार जब वो उसका माइंड जो था ना सेट पे क्या होता, ब्लू ओवर हो गया था, मतलब कि चेंज हो गया था, अचानक उसको बहुत गुस्सा आने लगी थी। तो सब लोगों को वो डांटने लगी, सब लोगों को वो खड़े हो गए एकदम एंड सबको चिल्लाने लगी। तो उसी टाइम पे जो लॉयर था, वो जो एडवाइजर था, लीगल एडवाइजर भी के रूप में जाना जाता था, उसने क्या किया, रिकॉर्डिंग उसकी ऑन कर दी। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी तो क्या होता है, व्हेन द एक्ट्रेस पोज फॉर ब्रीथ, जब वो सुना रही थी कंटिन्यूअसली, जो एक्ट्रेस है वो सुना रही थी, तो वो ब्रीथ लेने के लिए मतलब थोड़ी देर के लिए जब वो रुकी तो लॉयर ने उससे कहा कि 1 मिनट प्लीज, आप मुझे बस 1 मिनट दीजिए, है ना। एंड उसने कहा बोलो क्या बोल रहे हो तुम, एंड प्ले बैक द रिकॉर्डिंग। और उसने क्या किया, उस रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया। जो रिकॉर्डिंग वो लड़की चिल्ला रही थी, जो एक्ट्रेस थी वो चिल्ला रही थी, जब उन्होंने जिस तरीके से बात की तो उन्होंने 1 मिनट का जो ब्रीथ ली, सांस ली, तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि 1 मिनट आप इसे सुनिए। जब उसने सुना भाई उसको इतना बुरा लगा, बहुत बेकार लगा उसको। There was nothing incriminating or unmentionably and foul about the actress tried against the producer। तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा बेचारी, उसको बहुत ही मतलब जब वो सुनती है तो वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है, उसको बहुत ही बुरा लगता है, उसको भी ऐसा लग रहा होता है उस टाइम पर कि यार ये मैंने क्या बोल दिया, मतलब इतना क्यों, मतलब मैं इस टाइप की मेरी वॉइस है और मैं इतना बेकार चिल्ला रही थी। ठीक है, वो एक्स जो क्या होती है, वो एक्ट्रेस होते हैं ना, वो उसी टाइम पर वो सारी चीजें छोड़ देती जैसे वो उसको सुनती। बट व्हेन शी हर्ड
हर वॉइस अगेन थ्रोन द साउंड इक्विपमेंट, मैंने जैसे आपको बताया कि उसको बहुत बुरा लगता है। शी वॉज स्ट्रक डम, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को डम समझती है और वो उसको लगता है पता नहीं मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया। अ गर्ल फ्रॉम कंट्री साइड, शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेज ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट gently preceded a position of importance and sophistications that she had found herself, ठीक है, कैपिटल इनटू। तो यहाँ पर भैया क्या होता है, यहाँ पर ये होता है बेटा कि जैसे वो सारी चीज़ें सुनती है, क्योंकि वो कंट्री साइड से, मतलब ये समझ लो कि वो गांव की लड़की थी। अब गांव की लड़की थी तो उसने इतना अच्छा, मतलब वो नहीं देखा था कि जब एक वेल नोन पर्सन है ना सॉफिसिएशंस करता है, मतलब जिस तरीके से एक बर्ताव करता है, जैसे गुस्सा भी आ रहा है तो हम किस लहजे में बात कर रहे हैं, तो उसको लगा कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं आती, और उसको भी वो सारी चीज़ें नहीं आती थी, मतलब उसको समझ में नहीं आता था कैसे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए। शायद इसलिए उसके मूड स्विंग्स होते हैं। हमारे जो राइटर है वो पोएम के ऐसा बोलते हैं। तो सी नेवर क्वाइट रिकॉर्डेड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे दैट वाज द एंड ऑफ द ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्ट्रेस कैरियर। तो क्या होता है कि जब उसने सुना, उसको फिर से सुना, तो वो बहुत ज़्यादा डर गई उसकी आवाज़ को सुनकर, उसके बिहेवियर को देखकर, एंड उसको लगा उसी दिन कि मुझे क्या है अपना करियर छोड़ देना चाहिए, मैं इसके लायक नहीं हूँ, या जो भी उसके मन में आए। तो वो वहाँ से उसका, मतलब सोचो एक लीगल एडवाइजर जो हमें अच्छी सलाह देता है, एक लॉयर, उसने बेचारी उस एक्ट्रेस का जो कि बहुत ब्रिलियंट थी, उसका करियर वहीं पर खत्म हो गया, समझ रहे हो। एंड यहाँ पर हमारा जो लॉयर है, वैसे तो वो लीगल एडवाइजर है, बट वो काम ऐसे कर देता है कि बिल्कुल अपोजिट लगता है इसके, ठीक है। एंड उन लोगों को भी ऐसा ही लगता था। अब यहाँ पर एक चीज भी क्लियर है कि लॉयर ने ऐसा नहीं सोचा था, लॉयर को लगा था कि ये रुक जाएगी, इसको गलती की ऐसी एहसास हो जाएगा और ये बाद में ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी, वो तो ये सोच रहे था, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हो गया। Who was also a member of the story had unwittingly brought about the sad end। and देखिए यहाँ पर क्या होता है, द लीगल एडवाइजर हु वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो लीगल एडवाइजर था वो भी स्टोरी डिपार्टमेंट का क्या था, एक मेंबर था, unwittingly brought about that sad end while every other member of the department wore a kind of a uniform khaki dhoti with a slightly oversized and clumsy tailred which खड़ी शर्ट द लीगल एडवाइजर। अब इसमें यहाँ पे देखिए स्टोरी डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सब लोग एक तरीके से ड्रेसअप होके आते थे, लेकिन वो बहुत ही अलग दिखता था। अब जो हमारा लीगल एडवाइजर है वो ऐसा क्यों था कि वो स्टोरी डिपार्टमेंट में सबसे अलग दिखता था, तो सब लोग क्या करते थे, सब लोग खाकी धोती को एक बहुत ही, मतलब खादी शर्ट के साथ पहन कर आते थे, लेकिन जो लीगल एडवाइजर था वो पैंट, टाई, सम टाइम अ कोट द लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल, एंड कई बार वो क्या है कोट पहन कर आता था, कोट भी इतना अजीब सा दिखता था, बहुत ही अजीब। Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreams। तो वो बहुत ही अलग दिखते थे, हेल्पलेस, मजबूर दिखते थे कि, और एक ऐसा व्यक्ति दिखता था जो कि आप ये कह सकते हो इतनी सारी क्राउड में अपने ड्रीम के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। एंड अ न्यूट्रल मैन इन असेंबली ऑफ गांधीज, ठीक है, एंड खादित्स, like so many of those who were close to the boy, he was allowed to produce a film, thought a lot of roast stock and pancake were used on it। so वहाँ पे वो बहुत अलग दिखता था। जो व्यक्ति क्लोज था हमारे बॉस के, जो मैन थे, वो सब लोग क्या कर सकते थे, फिल्म को प्रोड्यूस कर सकते थे, ठीक है, लेकिन उनकी शर्त क्या थी, वही पैनकेक को अपने मुंह पर, मतलब पैनकेक का बहुत ज्यादा मेकअप करना, बहुत ही अधिक मात्रा में मेकअप करना, ये उनकी शर्त हुआ करती थी। Not much came of the film. Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home। तो यहाँ पर उस टाइम पे
जो बॉस है उन्होंने बोला कि मैं उस जिमिनी स्टूडियो को जिमिनी स्टूडियो को स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर देता हूँ। ठीक है, उसमें पोएट ऑथर काम कर रहे थे, तो पोएट्स वर्क आस्क्ड, वो पोएट का मतलब था कि अब हमें जाना है। तो पहली बार मानव इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक लॉयर की जो जॉब है, लॉयर ने अपनी नौकरी किस लिए छोड़ी है बेटा? लॉयर ने अपनी नौकरी इसलिए छोड़ी है ताकि किसकी वजह से छोड़नी पड़ी? क्योंकि पोएट जो है ना वो कह रहे हैं कि अब हमें काम नहीं करना है या हम अभी नहीं करना चाहते आगे। सो जिमिनी स्टूडियो वाज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोएट्स लाइक एस योगियर, सांगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पर बोला जा रहा है इन लोगों के लिए जिमिनी स्टूडियो जो था ना फेवरेट हंट था, मतलब कि जहाँ पर एक साथ मीटिंग रखते थे या एक साथ वो कुछ और नई नई चीजों के बारे में सोचते थे। और इसका कारण क्या था? इट हैड एन एक्सीलेंट मेस विच सप्लाई गुड कॉफी एट ऑल टाइम ऑफ द डे और मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट। तो इसलिए क्योंकि वहां पर इतनी मस्त कॉफी मिलती थी, इतनी मस्त लगती थी वो कॉफी, तो सब लोग क्या था, दिन के टाइम पे भी वो कॉफी मिलती थी और रात के टाइम पे भी मिलती थी, तो सब लोग वहीं पर एकत्रित हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे और बढ़िया वहीं पे बैठक करते थे, नए नए विचार डेवलप करते थे उनके। ठीक है, दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल मींट prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment। तो उस टाइम पे कांग्रेस का रूल था बहुत सारा, तो उस टाइम पे ज्यादा मीटिंग वगैरह नहीं हो पाती थी, तो ये लोग क्या करते थे, कॉपी ऑफ अ कप, मतलब कॉफी पे सब लोग मिलते थे एंड बढ़िया इंटरटेनमेंट करते थे। Wearing the office boy and a couple of clerks, everybody else at the studio radiated leisure and pre-requesty for poetry. Most of them were Khadi and worshipped Gandhiji. Beyond they had not the faintest appreciations for political thought of any kind. तो यहाँ पर वो क्या करते थे, यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बहुत से लोगों की बात हुई है, तो वो क्या करते थे, बहुत सारी प्री रिक्वेस्ट ही, मतलब जो पोएट्रीज होती हैं वो, ठीक है, खादी के ऊपर से, और वहाँ के वो जो लोग थे जो मतलब कॉफी पे मिलते थे या हमारे ऑथर को ही देख लो, सब लोग गांधी जी के नक्शे कदम पे चलते थे, गांधी जी को पूछते थे उस टाइम पर। ठीक है, और वो मतलब बहुत ही भक्ति टाइप की थी उनकी। ठीक है, सबको लगता था वायलेंट नहीं होना चाहिए, शांति रहनी चाहिए। नेचुरली दे वर ऑल एवरेज टू टर्म द कम्युनिज्म। उस टाइम पर ये बहुत ज़्यादा जो था बहुत ज़्यादा चल रहा था, एंड उस टाइम पर अ गॉडलेस मैन, ही हैड अ filial and conjugal love, he had no compunction, है ना, अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन। तो उस टाइम पर ये एक विषय चलता था, कौन सा, कम्युनिज्म। इसकी जो जाति के कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे, ये ऐसे मतलब गॉडलेस मैन थे, मतलब ऐसे कि इनके अंदर इंसानियत, मानवता, कुछ इनके नाम वो तो चीज ही नहीं थी। ठीक है, ये इनके अंदर जो था ना, जो लव था वो कंजुगल था। कंजुगल मतलब नाम मात्र क्या था ही नहीं। ठीक है, अगर इनको अपने पेरेंट्स को, मतलब अपने माता पिता को या अपने बच्चों को मारना पड़े या अपनी वाइफ को मारना पड़े, तो इनके मन में इतनी सी भी दया नहीं आएगी, इतनी सी भी दया नहीं दिखाई देगी। ही वॉज ऑलवेज आउट टू केस सेपरेट अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग innocent and ignorant people। इनका बस एक ही काम था, लोगों के बीच में वायलेंट करना, लोगों को सेपरेट करना, दूर दूर करना। ठीक है, एंड वायलेंस फैलाना, मतलब एक दूसरे की मार पिटाई, ये सारी चीज करना। ये लोग इतने इनोसेंट लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाते थे उस टाइम पर। ठीक है, सच अ नोटिस विच प्रिवेल्ड एवरीवेयर एल्स इन साउथ इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो नेचुरली फ्लॉटेड अबाउट vaguely among the khadi clad poet and Jiminy studio, evidence of it all soon forthcoming। उस टाइम पर जो आप ये कह सकते हो
साउथ इंडिया में बहुत यही सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, उस टाइम पर जो पोएट्स थे जिमिनी स्टूडियो के वो खादी क्लेड थे। ठीक है, एंड एविडेंस थे सारी चीज़ों के और आने वाले उसके। व्हेन फ्रैंक वॉचमैन्स मोरल रीआर्ममेंट आर्मी सून some 200 strong visited Madras sometime in 1952। तो 1952 में जो यहाँ पर मैंने कहा फ्रैंक बचमैन्स जो थे ना अपनी मॉरल रीआर्मेंट मतलब कि अपनी पूरी की पूरी ये कह सकते हो आर्मी के साथ। ठीक है, ये उनका पूरा संगठन था 200 लोगों का, तो वो विजिट करने के लिए आ रहे थे। They could not have found a warm host in India that the Gemini Studio। इनको सबसे अच्छा वार्मो होस्ट कौन लगा? जिमिनी स्टूडियो लगा पूरे भारत में। तो ये वहीं पर ठहरे रुके कुछ दिन के लिए। Someone called the group of international circus, they weren't very good on the trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table। तो क्या होता है, कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि ये जो लोग आ रहे हैं ना, जो मॉरल रीआर्मेंट आ रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है, सर्कस से आए हैं। सर्कस से आपने देखा होगा कि उन लोगों को ट्रेपेजी करना आता है। मतलब कि ट्रेपेजी मतलब क्या, आपने देखा होगा सर्कस में वो एक बच्चा या कोई भी व्यक्ति रहता है जो उल्टा लटकता है। ठीक है, तो सबको लगा कि शायद ये वो होंगे एंड लेकिन इनको ना तो ये ट्रेपेजी करना आता था, ना बंदरों को नचाना या दिखाना उनको अपने इशारों पे करना आता था, ना बंदरों से या एनिमल्स से, जो एनिमल्स होते हैं जैसे हाथी हैं, तो उन लोगों से क्या करना नहीं आता था, कर्तव्य दिखाना नहीं आता था, उनसे स्टैंड करवाना नहीं आता था। इनकी बस जानवरों से मुलाकात कहाँ होती थी बेटा डिनर टेबल पे। मतलब डिनर टेबल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इनकी उनसे मुलाकात हो जाती थी। बट दे प्रेजेंटेड टू प्ले इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर देयर जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। इन्होंने लेकिन फिर भी अपने प्रोफेशन को मतलब वो करके फिर भी इन्होंने 2 प्ले चालू किए थे और ये 2 प्ले इतने पॉपुलर रहे तमिल में, सब लोगों को बहुत पसंद आए। रैन सेवरल शो इन मद्रास एंड अमंग विद अदर सिटीजन ऑफ द सिटी। बहुत ज़्यादा चले, बहुत वायरल हुए, बहुत ज़्यादा उस टाइम पर इनका शौक सबको लगा, इन सब लोगों ने देखे। जिमिनी फैमिली ऑफ 600 saw the play over and over again। यहाँ पे जो जिमिनी स्टूडियो था उसमें समथिंग 600 लोगों से ज़्यादा लोग रहते थे। इन्होंने ये प्ले को बार बार देखा एंड बहुत खुश हुए। द मैसेज ऑफ द प्लेज वर यूजुअली प्लान एंड सिंपली होमिलीज। और ये जो प्ले था ना वो बहुत ही ज़्यादा होमिलीज मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा टचेबल, बहुत ही ऐसा कि जिसको देख के कोई भी समझ जाए, और बहुत सिंपल था, वो बहुत ही सिंपल मैसेज भी सबको देता था। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। बट लेकिन इनका जो कॉस्ट्यूम था ना भाई, एंड जो भी सेट पे ये लोग पहनते थे, A1 था भाई, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगता था और बहुत अच्छे लगते थे ये लोग दिखने में भी। ठीक है, सो कम्युनिटी वर terribly impressed and for some years almost all Tamil play had a scene of a sunrise and sunset in the manner of Jotham Bailey with a war stage, a white background, certain and tune play on the flute। तो इनका एक बैकग्राउंड था बेटा, इन्होंने जो 2 प्ले किए इनमें एक बैकग्राउंड क्या था बेटा, इनका एक ऐसा बैकग्राउंड था, इनका जो बैकग्राउंड था ऐसा था, एक साइड सनराइज एक साइड सन, जैसे कि अपन देखते हैं ना सनसेट होता है वो, और बहुत ही एक सिंपल सा पर्दा डाल देते थे ये वाइट कलर का, एंड एक फ्लूट जो थी प्ले होती थी। तो सबके लिए ये बहुत ज़्यादा हाईली इम्प्रेसिव था। तमिल और मद्रास में ये पूरे में इतना चला ये ड्रामा भाई कि बहुत सारे लोगों ने कॉपी भी किया इसको। ठीक है, यही मतलब जो पूरा बैकग्राउंड था ना उसको। Curtain and tune played on the flute. It was some year later that I learned that the MRA was a kind of country movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vasant simply played with their hands into their hand. I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspect of these big bosses and their enterprises remain the same। तो यहाँ पर आप देखिए MRA, जो कि मैंने बोला वही आर्मी की बात हो रही है, ये लोग ना हाईली कम्युनिज्म को क्या करते थे,
बढ़ावा देते थे। तो इनका, लेकिन जो बसंत थे हमारे मिस्टर बसंत थे, ठीक है, उनको ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद थी। लेकिन कहते हैं ना, अपन कुछ अच्छा करने जाते हैं लेकिन उसका अपोजिट हो जाता है। मिस्टर बसंत ने तो अच्छा ही चाहा था, लेकिन कैसे भी ये उल्टा केस हो गया, ठीक है, जिसको वो चेंज नहीं कर सकते, अनचेंजेबल हो गया था ये। एमआरए इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। द स्टाफ ऑफ जिमिनी स्टूडियो हैड अ नाइस टाइम hosting 200 people of hues and sizes of at least 20 nationalities. It was such as a change from the usual collection of crowd player waiting to be slapped with thick layer of makeup but by the office boy in the makeup department. तो भाई यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि ये लोग ना भले कुछ भी था, लेकिन भले ही हमारे में मतलब थे या इंटरनेशनल कम्युनिज्म थे या कुछ भी थे, ठीक है, लेकिन इनका जो मतलब इनके साथ जो है ना 20 नेशनलिटीज, अलग अलग उसके देश के लोग जुड़े हुए थे, अलग अलग देश के, तो उसकी वजह से अलग अलग कलर, अलग अलग साइज हमें देखने को मिला। साइज मतलब यहाँ पर एज की बात हो रही, ह्यू मतलब इनका जो कलर था, तो सब कुछ अलग अलग था, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि इनको फिर जो क्राउड प्लेयर्स थे वो वेट करते थे थिक मेकअप के लिए ऑफिस बॉय का, कहाँ पर, मेकअप डिपार्टमेंट में, ठीक है। A few months later, the telephone line of the big bosses of Madras burst, and once again we at Gemini Studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitors. And यहाँ पर फिर से एक घंटी बजती है कुछ महीनों के बाद टेलीफोन की, जो कि फोन आता है, एंड वहाँ पर हमें जिमिनी स्टूडियो में दूसरे विजिटर्स, जो नए विजिटर्स शूटिंग के लिए आ रहे हैं, उनके लिए क्या करना था, जिमिनी स्टूडियो को तैयार करना था। ऑल दिस सैड वाज दैट ही वाज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। सब लोग कह रहे थे कि ये क्या है, इंग्लैंड के कोई पोएट है, ठीक है, सब लोगों ने ये बोला। सो द ओनली पोएट फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जिमिनी स्टाफ न्यू और हर्ट ऑफ वर्डवर्थ एंड टेनिसन। तो देखिए, अगर हम सिंपली बात करें तो मोस्टली जो है इंग्लैंड को पोएट के बारे में सब लोग जानते थे। जिमिनी स्टाफ जो थे ना, उन्होंने दो पोएट के नाम सुने थे। कौन सा, एक वर्ड्सवर्थ था, एक टेनिसन था, ठीक है। इनके अलावा द मोर लिटरेट, जो ज्यादा पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति थे ना, वन न्यू ऑफ कीट, सैली एंड विरोन। तो यहाँ पर जैसे जोहन कीट्स हैं, सैली हैं, वायरन हैं, इनके नाम जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग थे ना, उनको पता था। वन और टू माइट हैव फैंटी कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम एलिट हु हैज वाज द पोएट विजिटिंग एंड जिमिनी स्टूडियो ना। और बहुत ही कम लोग थे जो एलिट का नाम जानते थे, बहुत ज्यादा जिनके बारे में इनको पता होता है ना, बहुत ही कम लोग थे। तो फिर जिमिनी स्टूडियो में मतलब क्या चल रहा था, कैसे समझेंगे कि कौन विजिट कर रहा है, कौन पोएट आ रहा है। सो ही इज नॉट अ पोएट, ही इज एन एडिटर। सबको लगा कि नहीं नहीं यार, वो पोएट नहीं है, वो एक एडिटर है, ठीक है। दैट्स व्हाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन। तो इसीलिए शायद बॉस जो है ना, उसको एक बिग रिसेप्शन दे रहा है, क्योंकि जो मिस्टर बसंत थे वाज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंद बिकातन। तो यहाँ पर जो आनंद, यहाँ पर पॉपुलर मैगजीन थी, उसके एडिटर थे हमारे जो मिस्टर बसंत थे। तो उनको लगा कि शायद ये भी एडिटर है, ये भी एडिटर है, तो भाई भाईचारा ऑन टॉप, तो शायद इसलिए ऐसा कर रहे हैं ये। बट देखते हैं, बट ही वाजंट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ नॉन नेम ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास। लेकिन वो ब्रिटिश पब्लिकेशन में किसी को भी नहीं पता था और ना ही उनका कहीं नाम था, क्योंकि वो एडिटर नहीं थे। दैट इज दोज नोन एट द जिमिनी स्टूडियो सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वाज टेकिंग द इनिशिएटिव। The surmise was that poet was the editor of a daily but known from the Manchester Guardian or a London Times. That was all the even the most well informed among us knew. तो वो जो पूरा का पूरा इवेंट हो रहा था, बहुत सारा जो भी था, सबको उसके बारे में पता था, है ना। लेकिन ये उन दिनों की बात है, जो जिमिनी स्टूडियो था उनके बारे में सबको पता था, ठीक है। और जो द हिंदू मैगजीन है, मतलब जो न्यूज़पेपर है, उसमें टॉप ऑफ मैन, जो मतलब बड़े बड़े लोग हैं, उनके बारे में बताया गया था। तो वहां से लोगों को ये पता चला कि ये जो है ना पोएट है,
एडिटर नहीं है, ठीक है। एट लास्ट अराउंड 4 in the afternoon द पोएट और द एडिटर अराइव्ड, और मतलब कि दोपहर के आप ये कह सकते हैं अराउंडिंग 4 बजे वो जो पोएट थे या फिर वो एडिटर थे वो वहां पर पहुंचे। ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस, ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस। वो बहुत लंबे व्यक्ति थे, बहुत लंबे दिख रहे थे हाइट में, इंग्लिश मैन थे, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे एंड सीरियस भी थे। एंड इसके बाद वो अननोन थे हम सभी के लिए। बैटलिंग विच हाफ एंड अ डजन पेडिस्टल फैन ऑफ द शूटिंग स्टेज पर क्या था, क्या रखे हुए थे, पेडिस्टल फैंस रखे हुए थे। बेटा वो पंखे रहते हैं ना, वो वैसे रखने वाले कहीं भी रख सकते हैं। तो हाफ डजन मतलब, एक डजन मतलब होता है 12, 12 के आधे हो गए अपने 6। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 6 वहां पर फैंस रखे हुए थे, इतना साउंड आ रहा था। तो बॉस की आवाज हम तक, बॉस की जो लॉन्ग स्पीच थी, द बॉस रीड आउट अ लॉन्ग स्पीच, बॉस ने पूरी स्पीच पढ़ डाली। बट इस बार ऑफिस दैट ही न्यू प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोएट और द एडिटर। तो हमें उनकी पूरी बातों से ये लग रहा था, थोड़ा थोड़ा जितना भी हम लोगों ने सुना, कि बॉस भी पोएट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, बस ऐसी फैक्टोलॉजी कर रहे हैं। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स बट देयर इट वॉज अ पेपर्ड विथ वर्ड लाइक अ फ्रीडम और डेमोक्रेसी। लेकिन हमें ये दिखाई दिया कि उनकी बातों में कहीं ना कहीं फ्रीडम और डेमोक्रेसी का छिड़काव दिखाई देता है। एंड पोएट ने स्पोक कर दिया, जो पोएट था उसने बोलना चालू किया। सो ही कुडंट हैव एड्रेस अ मोर डेजर्ट एंड साइलेंट ऑडियंस, नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट, हिज एक्सेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग। तो भाई सब लोग बहुत ट्राई किया कि वो समझ सकें कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं समझ पाए कि वो क्या कह रहे हैं। तो होल थिन लिस्ट अबाउट एन आवर, पूरी जो स्टोरी है वो 1 घंटे तक चली। 1 घंटे तक उन्होंने बातचीत करी। द पोएट लेफ्ट, पोएट जो है चले गए। वी ऑल डिप्रेस्ड इन अटर बेफरमेंट, जो उन्होंने बोला उससे हम थोड़े से कंफ्यूज तो हो गए, लेकिन हम क्या कर सकते थे, तो हम लोग अपने अपने काम के लिए निकल गए उसी कंफ्यूजन के साथ। what are we doing, अब हम क्या करें। what is an English poet doing in a film studio which make Tamil film for the simplest sort of people whose live least affordable them the possibility ऑफ कल्टिवेटली अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री। तो सबको यही लग रहा था, सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन था कि एक पोएट, इंग्लिश पोएट, स्पेशली इंग्लिश पोएट तमिल फिल्म्स में क्या कर रहा है। यहाँ पर तो सिंपलेस्ट शॉर्ट लोग हैं जो ज़्यादा ऐसे इंग्लिश भी नहीं है और जो कि अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर टिके हुए हैं। तो एक कल्टिवेटिंग इतने अच्छे इंग्लिश पोएट्री का यहाँ पर क्या काम। द पोएट लुक्ड प्रिटी baffled too, for he too much have felt the sheer इनकॉन्ग्रिटी होगा यार ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट। तो उनको भी लग रहा था इतनी डम, इतनी बेवकूफ ऑडियंस को क्या ही बोलूं, क्योंकि हमारी शक्लें बता रही थी कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो उन्होंने भी बोला एंड वो भी फेल्ट कर पा रहे थे इस चीज को। एंड उनके लिए भी यहाँ तक आना और ये सब थ्रिल्स था। ही विजिट रिमाइंड एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्टीरियस, ही विजिट रिमेन एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। तो उन्होंने एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री जो कि हमें आज तक समझ में नहीं आई वो क्रिएट कर दी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी बोला उनको कुछ भी समझ में नहीं आया। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड में नॉट एडमिट ऑफ बट माई conviction growth is stronger day after day that prose writing cannot be the true pursuit of a genius। तो वो कहते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे ग्रेट प्रोज राइटर थे जो मतलब एडमिट नहीं करते थे वो इस चीज़ को, लेकिन थे। एंड उनको आगे चल के दिन प्रतिदिन बहुत ही वो स्ट्रांग हो गए इस चीज़ के लिए। प्रोज राइटिंग इज नॉट कैन नॉट बी अ ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस। एक जीनियस व्यक्ति के लिए मतलब प्रोज राइट करना बिल्कुल मतलब बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, और ना ही एक मतलब एक जीनियस जो होता है वो एक पोइट बन सकता है, ठीक है, या एक राइटर बन सकता है। इट इज़ फॉर द पेशेंस प्रेसिडेंट एंड प्रिजर्विंग एंड ड्रज विद अ हार्ट सो मच शकन।
तो इसके लिए पैशन सबसे पहले, पेशेंस सॉरी, तो धैर्य की बात होती है। फिर अगर हम हार गए तो हमें फिर से लड़ाई करनी है, ठीक है, एंड उसको कंटिन्यू करते जाना है, करते जाना है। एक ड्रज मतलब ना ये समझ लो कि बार बार कोई चीज़ पे मेहनत करना। जैसे कि आपने प्रेजेंटेशन तैयार करी, आपने पूरा लिखा, आपने किसी एडिटर को भेजा, उसको पसंद नहीं है, उसने रिजेक्ट कर दिया। जो हमारा हार्ट है ना वो शकन हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो हमें अपने हार्ट है, हमारा दिल है, उसको बहुत मजबूत करना है, एंड दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। और ये चीज़ अगर हमारे अंदर है तो हमें कोई मिटा नहीं सकता, ना ही हमें कोई अंदर से ब्रोक कर सकता है। इट रिजेक्शन सेल्फ डोंट मीन अ थिंग टू हिम। हम बार बार इतनी इतनी ज़्यादा, पता है एक पोइट की या ऑथर की इतनी ज़्यादा जो स्लिप्स होती हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है कि उनको आदत हो जाती है। ही हैड सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्री कॉपी ऑफ लॉन्ग प्रोज पीस एंड सेंड इट नो द another editor enclosing postage for the return of the manuscript। तो वो क्या करते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब खुद से लिखी गई स्पीच या टाइप की गई या लिखी गई। तो वो कहते हैं कि वो लोग ना मतलब इतने ज़्यादा स्ट्रकन हो जाता है उनका हार्ट कि उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी एक एडिटर ने जो मैगजीन है उसमें छपने से मना कर दिया तो वो उसी को क्या करेंगे, थोड़ा सा एडिट करके उसको दूसरे के यहाँ भेजेंगे या फिर से लिखकर वो दूसरे एडिटर के पास भेजते हैं। इट वॉज सच अ पीपल दैट हिंदू हैज हैड पब्लिश्ड a tiny announcement at an insignificant corner of the unimportant page, a short story content organized by a British periodical by the name of the Encounter। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक द हिंदू जो न्यूज़पेपर होता है वहाँ पर एक क्या हुआ, एक पब्लिश किया गया एक छोटी सी अनाउंसमेंट, एक ऐसे पेज पे किया गया, एक ऐसे इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर में किया गया जहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं आती है। तो उस पर क्या लिखा था कि जो हम लोग ना एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ब्रिटिश लोग द इनकाउंटर स्टोरी पर, ठीक है, एक कंटेंट था। तो इनकाउंटर वाजंट नॉन commodity among the Gemini literati, I want to get an idea of the periodical before I spend a consider some in a postage sending a manuscript to England। तो उनको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए था उस चीज़ को, जब तक वो अपनी स्क्रिप्ट को कहाँ पर ना भेज दे, इंग्लैंड नहीं भेज दे, तो उनको उस चीज़ के लिए जाना था। इन दोज डे द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन entrance with no longer winded signboard and notice to make you feel worse sneaking into a forbidden area। So उस टाइम पर जो ब्रिटिश लाइब्रेरी थी वहाँ पर आगे सामने बोर्ड नहीं लगा होता था, ठीक है, बोर्ड नहीं लगा होता था, क्योंकि वहाँ पर अपन को अगर बोर्ड लगा होता है या ये सारी चीज़ें होती तो अपन को ऐसा लगता है ना कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन लोग ना परेशान कर रहे हैं या अपन एक ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पर जाना मना, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर बोर्ड नहीं लगता था। एंड देयर वर कॉपी ऑफ द इनकाउंटर लिंक अबाउट इन अ वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीनेस। तो वहाँ पर मैं जब वहाँ पे गया, एंटर हुआ, तो वहाँ पर द इनकाउंटर की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मतलब नीचे पड़ी हुई थी, बहुत सारी बुक, ठीक है, जैसे कि किसी ने टच ही नहीं करी, ना ही किसी ने रीड करी है। When I read the editor name, जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा, I heard a bell ringing my shrunken heart, and it was the poet who had visited the Gemini studio. I felt like I had found a long brother, and I sang as I sealed the envelope and wrote up his address. I felt that he too would be singing the same song at the same time. So उसने जैसे ही नाम पढ़ा उसको रिमेम्बर हो गया, उसके हार्ट में एक घंटी बजी कि भाई ये तो वही पोएट है जो जिमिनियो स्टूडियो पे क्या किया था, विजिट किया था, ठीक है। तो वो कहता है मेरे जो दिल है उसमें एक गाना बजने लगा और मुझे लगा कि मुझे मेरा बचपन का मेरा भाई जो बिछड़ गया था वो मिल गया। कहते हैं कि अगर मैं भी इस लिफाफे में अपना नाम लिखकर वहां भेज देती हूँ तो शायद वो भी यही सोचेगा कि मेरा एक भाई मिल गया है और वो भी वही गाना गाएगा उसी समय जो मैं गा रहा हूँ। लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर ऑफ इंडियन फिल्म डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रीड इन द फाइनल रीड ऑफ द फिल्म स्टेफन दैट वाज हिज नेम। तो क्या होता है, उनका नाम क्या था, स्टेफन स्पेंडर। यहाँ पर थोड़े से पोएट क्या होते हैं, फिल्म भी बन जाते हैं और वो बोलते हैं, जैसे अपन इंडियन फिल्म देखते हैं ना, और सेम टाइम पे सेम गाना बजता है, ठीक है, जब भाई भाई बिछड़ते हैं और फिर मिलते हैं। तो वैसे शायद
मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है एंड मेरे माइंड में जो गाना बज रहा है उसके माइंड में भी वही बजेगा अगर मैंने इस एड्रेस को इस लिफाफे पे लिख के भेज दिया। एंड ईयर लेटर व्हेन आई वाज आउट ऑफ जिमिनी स्टूडियो, तो वो कहते हैं कई सालों बाद जब मैं जिमिनी स्टूडियो छोड़ चुका था एंड आई हैज अ मच टाइम बट नो नॉट मच मनी, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत था लेकिन पैसा नहीं था। सो एनीथिंग एट अ रिड्यूस प्राइस अट्रैक्टिव एनी माई अटेंशन, जो भी कम प्राइस का रहता था वो मेरी अटेंशन ले लेती थी बुक वगैरह। सो ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंटेन रोड पोस्ट ऑफिस देयर वाज अ पिल ऑफ अ ब्रांड न्यू बुक फॉर 50 पैसेज ईच। तो वहाँ पर क्या था, मद्रास में जो माउंटेन रोड है वहाँ पोस्ट ऑफिस के साइड में बहुत सारे न्यू ब्रांड की जो बुकें हैं वो 50 पैसे में बिक रही थी, बेच रहे थे। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, एक्चुअली वो क्या थी, सेम बुक की कॉपियाँ थी। एंड एलिजेंट paperback and American origin spaceship low price student editor and in connect with the 15th anniversary of the Russian Revolution, so रूस की वहाँ पर क्या है, रेवोल्यूशन 15th एनिवर्सरी थी उसकी, तो इसलिए उसको लो प्राइस में कर दिया गया था, जब इसीलिए सब लोग लो प्राइस में उसको ले रहे थे। सो आई पेड 50 पैसेज, मैंने क्या 50 पैसेज जो है पे किया एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड एंड फेल्ट 6 एनिमेटेड men of letter in 6 separate essays and describe their journey into communism and their disillusion return. Andrew is Richard Bright and Ignazio Sloan and Arthur Koester and Lois Fisher and स्टेफन स्पेंडर 2 बार उन्होंने वो नाम पढ़ा एंड सडनली उनके माइंड में आया वो बुक जो थी ना एक्चुअल में द गॉड दैट फेल्ट की थी, जिसमें कम्युनिज्म के बारे में दिया गया था एंड वो लोग जो वहाँ पर पहुँच गए थे एंड फिर वापस रिटर्न आ गए, उन्होंने ये पूरा एक्सपीरियंस लिखा था। द बुक एज्यूम ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस। स्टेफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जिमिनी स्टूडियो इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड lit up as a hazy illumination. The reaction to Stephen Spender at the Gemini studio was no longer a mysterious. The walls of the Gemini studio may not have much to do and with Spender's poetry, but not with his God that fell. तो देखिए यहाँ पर उनको ये बात याद आई कि ये यहाँ पर जब जिमिनी स्टूडियो पहुंचे थे तो इन्होंने एक्चुअल में जो 1 घंटे का लेक्चर दिया था वो इसी पर दिया था और हम उस चीज को समझ ही नहीं पाए, हमने सुना ही नहीं, हमें समझ में ही नहीं आया। तो मानो एक बहुत पुरानी मिस्ट्री, एक बहुत बड़ा अंधेरा उनके रखा गया। तो हमारे ऑथर का नाम क्या है, हमारे ऑथर का नाम है अशोका मित्रा, जिनका जन्म जो है ना 1931 में हुआ था एंड डेथ 2017 में हुई थी। ये एक तमिल राइटर थे। इन्होंने सबसे पहले तो बहुत सालों तक काम किया था जिमिनी स्टूडियो में। इन हिज बुक माई एयर विथ बॉस which talks of influence of movie on every aspect of life in India. So इन्होंने वहाँ पर एक मतलब आप ये कह सकते हैं इनकी जो बुक थी ना माई एयर्स विद बॉस, तो ये जो है ना इससे ये लाइनें ली गई हैं पोइट्स एंड पैनकेक्स। ये कुछ टेक्स्ट आप ये कह सकते हैं उसी चैप्टर से, उसी बुक से लिए गए हैं इनकी, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आगे अगर हम थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। सो द जिमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई, ये चेन्नई में है, वाज सेट अप इन 1940, 1940 में ये स्थापित हुआ था एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट influential film producing organization of India in the early days of Indian film making। जब नए टाइम में आप ये कह सकते हो जब फिल्म मेकिंग का काम स्टार्ट हुआ था, फिल्म बनाने का काम स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट में जो है ना ये बहुत ही इन्फ्लुएंस था, मतलब सब लोग इसको बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था ये, ठीक है। इट फाउंडर वाज, इसके फाउंडर कौन थे बेटा, एस वसन। The duty of Ashoka Mitran in Gemini Studio was to cut the newspaper clipping on a wide variety of subject and store them in files। और हमारे
जो अशोका मित्रन थे, जो ये स्टूडियो था, इसमें उनका ये काम था कि वो एक जगह बैठे रहते थे एंड जो न्यूज़पेपर होता है ना, उसके अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर अलग अलग पेपर कटिंग करते थे, ठीक है, एंड उन पेपर कटिंग को फाइल में रखते थे। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन बट out by hand. Although he performed as a insignificant function, he was the most well informed of all the member of the Gemini family. The following is an excerpt from his book Meyer with Boss. ये कहाँ से लिया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ऑथर की जो बुक है माई ईयर्स विथ वॉस, उससे लिए गए हैं ये। इन्होंने बहुत समय तक उसमें काम किया और इन्होंने ऐसा भी बताया कि हम लोग फैमिली की तरह काम करते थे एंड बहुत सारी चीज़ों यहाँ से उन्होंने सीखी, क्योंकि एक लंबे टाइम तक यहाँ पर उन्होंने काम किया था। सो बेसिकली चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा यहाँ से, इसी स्टूडियो से रिलेटेड पूरी स्टोरी घूमती रहेगी। तो ये तो हमने जाना हमारे ऑथर के बारे में, ठीक है, कि ये कौन थे, क्या थे, है ना। तो अभी बात करते हैं हम कि ये पैनकेक क्या है। केक की बात हो रही है क्या? नहीं, ये किसी केक की बात नहीं हो रही है, ना ही इसमें कोई ऑथर हमारे केक की बात करेंगे। इसमें बात क्या हो रही है बेटा, ये एक पेन केक जो है ना, आप ये कह सकते हो कि ब्रांड था। उस टाइम पर एक मेकअप मटेरियल का नाम पैनकेक था, जो भर भर के आता था एंड जो जेमिनी स्टूडियो है इसमें तो बहुत सारा यूज होता है। एंड हमारे ऑथर ने बड़े ही यूमेरियस टाइप से बोला है कि वैसे तो मेकअप का काम होता है कि लोगों को और सुंदर बनाना, लेकिन ये जो मेकअप भर भर के ये लोग करते थे ना इस ब्रांड का, तो वो लोगों को और अगली बना देते थे। तो हम बात करेंगे इसी के बारे में ओवरऑल इस चैप्टर। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पैनकेक बाज the brand name of the makeup material that Gemini Studio bought in truck loaded. पैनकेक एक ब्रांड का नाम है, मेकअप ब्रांड का नाम है, जो कि जेमिनी स्टूडियो में बहुत अधिक मात्रा में, मतलब ट्रक भर भर के लोड किए जाते थे। ग्रेटा गार्वो must have used it. मिश गोहरा must have used it. व्याज नातिमाला must have also have used it, but रति अग्निहोत्री may not have even heard of it. पहली चीज, ग्रेटा गार्वो, ये एक उस टाइम की फिल्म एक्टर का नाम है जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मिस गौहरा, ये भी उस टाइम की मतलब बहुत ही जानी मानी हस्ती है। ब्याज नातिमाला, ये भी उस टाइम की जानी मानी हस्ती। तो इन सब ने इस ब्रांड को यूज किया होगा हमारे ऑथर बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रति अग्निहोत्री की, तो इन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। The makeup department of the Gemini Studio was in the upstairs of a building that was believed to have been Robert Silb's stables. A dozen other buildings in the city are said to have been residence. अब आप यहाँ पर देखिए रॉबर्ट जो थे ना मिस्टर, ये वहाँ के फर्स्ट आई थिंक गवर्नर रहे हैं, ठीक है, ओके। एंड आप ये कह सकते हो कि ये जो थे ना बहुत पैसे वाले थे, बहुत रिच थे, बहुत अमीर थे। इनकी कम से कम अगर हम बात करें चेन्नई में, उस सिटी में बहुत सारी बिल्डिंग थी। और अ डजन मतलब आप ये कह सकते हो कि अ डजन मतलब तो आप भी जानते हो कि 12 चीजों की बात करते हैं। एक दर्जन मतलब 12, ठीक है, नंबर ऑफ 12। तो उस 12 मतलब ऐसा कह रहे हैं वो लोग कि बहुत सारी मात्राओं में बहुत सारे घर उनके वहां पर थे। तो जो हमारा जेमिनी स्टूडियो था, ये पूरा मेकअप डिपार्टमेंट था जेमिनी स्टूडियो का। तो ये कहाँ पर था पूरा मेकअप डिपार्टमेंट? जो रॉबर्ट थे उनका जो अस्तबल था, जो घोड़ों का रहने का जगह होता है ना, वहां पर हम लोगों का मेकअप स्टूडियो बाद में रहा। ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास। तो एक पूरा वो पता चलेगा हमें ये मद्रास में रहे, क्या किया इन्होंने। So Robert Cliff seems to be having done a lot of moving beside fighting some impossible battle in remote corner of India.
तो इन्होंने अपना बहुत सारा जीवन मद्रास में मतलब चेन्नई में गुजारा है। और इन्होंने मिस्टर रॉबर्ट जो थे, इन्होंने बहुत सारी जगह मूविंग की है, मतलब बहुत सारी जगह ये लोग गए हैं, बहुत सारी जगह रॉबर्ट गए हैं। और इन्होंने इंडिया के बहुत सारे कॉर्नर, मतलब वो जगह जो ज्यादा हम लोग जानते नहीं है, उस जगह पर, उन जगहों पर बहुत सारी लड़ाइयां भी की हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं रॉबर्ट क्लिव का, है ना। और ये कहते हैं कि लेकिन ये मद्रास में ही फिर इन्होंने अपना रेसिडेंस कर लिया, रहने लगे थे ये। एंड इन्होंने क्या किया था, मद्रास में एक लड़की, मैरिंग अ मैडन इन एसटी मैरिज चर्च इन फोर्ट एसटी जॉर्ज इन मद्रास। तो इन्होंने एक लड़की जो कि अनमैरिड थी उससे शादी कर ली थी, जो कि मतलब वहीं की थी, एंड एक चर्च की लड़की थी और चर्च में इन्होंने शादी की थी, है ना। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में इंट्रोडक्शन हमारे ऑथर हमें देते हैं। आगे कहानी स्टोरी बढ़ती है। The makeup room had the look of hair cutting saloon with lights at all angles around half a dozen large mirror. So यहाँ पर बोला है कि जो मेकअप रूम था ना, वो हेयर कटिंग सलून जैसा मुझे दिखाई देता, क्योंकि वहां पर इतनी लाइटिंग थी कि कम से कम हर जगह। एंड यहाँ पर बोला है हाफ अ डजन, मतलब कि डजन मतलब होता है 12, 12 के आधे हो जाएंगे बेटा 6, कम से कम वहां पर आप ये कह सकते हो 6 7 7 मतलब मिरर लगे होते थे हर उसमें, एंड उसमें कम से कम बहुत सारी लाइटिंग लगी रहती थी। दे वर ऑल इन सेंट डिसेंट लाइट्स, इतनी अधिक मात्रा में लाइट रहती थी, असहनीय हीटिंग लगती थी, मतलब कि जलन करने लगता था। सो यू कैन इमेजिन द फियरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्ट टू मेकअप। पता नहीं वो लोग जो मेकअप करते हैं वो लोग इतनी हीट कैसे बर्दाश्त करते होंगे, उनको कितनी ज्यादा गर्मी यहाँ पर वो लगती होगी। हमारे ऑथर कहते हैं द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हीटेड बाय अ बंगाली who become too big for a studio and left। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था, उनका फर्स्ट का जो हेड था वो एक बंगाली था, जो कि बहुत ही मतलब आगे चल के बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो उसने सोचा कि मैं इस स्टूडियो में क्यों काम करूं, तो उसने वो स्टूडियो को छोड़ दिया। एंड ही वाज सक्सीडेड बाय महाराष्ट्रियन हु वाज असिस्टेड बाय धरवर कर्नाडिका। तो उनको यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि फिर इसको एक महाराष्ट्रियन ने क्या किया गया, उनको हेड बनाया गया, जो कि सक्सेसफुल भी रहे, जिनका नाम था यहाँ पर आपको मेंशन किया है। एंड आंध्र, एक बुक ऐसे थे आंध्र प्रदेश के थे, ठीक है। एंड इसके बाद एक महाराष्ट्रियन बने, एंड एक असिस्टेंट होते हैं, और जो उनके सेकंड वाले जो सीट पे होते हैं वो थे धरवर, जो कि एक आंध्र प्रदेश के थे, एंड एक मद्रास के थे, इंडियन क्रिश्चियन। सो आप ये कह सकते हो, मतलब ऑथर हमें इनडायरेक्टली ये बताना चाहते थे कि यहाँ पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग जात के, अलग अलग शहर के लोग जो है वहां पर रहते थे। मतलब हमारे उसमें जो चीजें अभी आई है कि साथ में रहो, ये चीजें वो वहां पे पहले आ गई थी। एंड एंग्लो वर्मिस एंड द usual local Tamil, all this so that they were was the great deal of national integration long before AIR and तो कहते हैं कि AIR और जो वॉर हुई थी उसके पहले ही ये चीजें हमारे उसमें आ गई थी। नेशनल इंटीग्रेशन पहले ही बहुत टाइम से वहां पर चल रहा था। एंड दूरदर्शन began broadcasting program on national integration. This gang of national integration makeup men could turn any decent look person into a hideous crimson hued monster with help of the truck loaded pancake। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है पहली चीज तो कि जो दूरदर्शन पे जो ब्रॉडकास्टिंग होती थी प्रोग्राम की, किसके ऊपर बेटा, नेशनल इंटीग्रेशन, कि लोगों को इंटीग्रेशन मतलब साथ रहना चाहिए, अलग अलग धर्म जाति ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये वो। तो ये चीजें जब प्रोग्राम आई थी उससे पहले ही वहां पर हो चुकी थी। जब भी तो अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ काम कर रहे हैं।
ठीक है। एंड आगे यहाँ पे बोला है कि इस गैंग के जो पर्सन थे वो एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति को एक मॉन्स्टर, मॉन्स्टर देखा है आपने, भूत की बात हो रही है, इतना बेकार, इतना भद्दा, इतना काला चेहरा बना देते थे उसका, बहुत बेकार कर देते थे। किससे? जो ट्रक भर के, ट्रक लोड होके जो पैनकेक आते थे, नंबर ऑफ लोकली मेड पोटेशन एंड लोशंस, बहुत सारी क्रीम, बहुत सारे लोशन, बहुत सारे पैनकेक्स से ये लोग क्या करते थे, उसको भद्दा बना देते थे, एक मॉन्स्टर बना देते थे। ठीक है, जो मेकअप आर्टिस्ट थे। दोज वर दैट डेज आर मेनली इंडोर शूटिंग एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वाज शूटिंग आउटडोर्स। ये उस टाइम की बात है जहां पर आप ये कह सकते हो कि अधिकतम जो है ना इंडोर शूटिंग होती थी, मतलब अंदर ही शूटिंग होती थी। लोग बाहर जा जाके शूटिंग्स नहीं करते थे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता था। सिर्फ आप ये कह सकते हो कि 5% लोग जो थे ना आउटडोर्स होते थे, मतलब बाहर शूटिंग करने के लिए जाते थे। आई सपोज दैट sets and studio light needed the girl and boy to be a made to ugly in order to the makeup department order to look presentable in the movie। और हमारे ऑथर बोलते हैं कि जिन लोगों को प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए था, जिन लोगों को बहुत सुंदर बनाने के लिए ये लोग मेकअप रूम में भेजते थे, तो वो इतनी सारी लाइट, इतना सारा सब कुछ लगा कर और उन पर पैन केक का बहुत सारा मेकअप थोप कर उनको बहुत ही अगली बना देते थे, है ना। अ स्ट्रिक हेयर सॉरी हर करी वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। एक बहुत ही, हर करी मतलब क्या होता है, जैसे कि एक व्यक्ति आपके ऊपर काम कर रहा है, उसके ऊपर आप नीचे 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, इन 2 व्यक्ति के नीचे और 2-3 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो इस तरह की पूरा मेंटेन करना ही एक, मतलब आप कह सकते हो प्रॉपर वो था। एंड इसमें भी क्या होता था, ऐसा होता था, जो चीफ मेकअप आर्टिस्ट था, चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर द एक्ट्रेस अगली। तो यहाँ पे बहुत हंसी के साथ बात की जा रही है कि ऑथर कहता है कि जो मैन स्ट्रिक, जो सबसे हेड होता था ना, जो हेड होता था मेकअप का, वो क्या करता है, मैन एक्टर को, एक्ट्रेस को अगली बनाता था, बदसूरत बनाता था, और उसका जो सीनियर असिस्टेंट होता था ना, वो सेकंड हीरो या हीरोइन को, जैसे कि जो चीफ हो गया है ना, वो एक मैन कैरेक्टर जो लीड कर रहा है रोल, उसको अगली बनाता था। उसके नीचे जो 2 काम कर रहे हैं, जो मैन कैरेक्टर है उसके साथ जो दोस्त खड़े हैं, ये जो 2 लोग थे ना जो इनके नीचे काम कर रहे हैं, वो जो सीनियर असिस्टेंट है वो इन लोगों को अगली बनाते थे, बदसूरत बनाते थे। एंड द जूनियर असिस्टेंट द मैन कॉमेडियन, जो जूनियर असिस्टेंट होते थे ना, वो कॉमेडियन, जो मस्ती करेंगे, कॉमेडी करेंगे, उनको अगली बनाते थे। एंड सो फॉर, तो इस तरीके से टीम डिवाइडेड थी अगली बनाने के लिए। द प्लेयर हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, जो पूरा क्राउड था। वैसे ऑफिस बॉय का काम क्या होता है बेटा, ऑफिस बॉय का काम होता है झाड़ू पोंछा करना, चाय बनाना, लेकर आना, लेकर जाना, ठीक है, और फाइलें इधर उधर करना। बट हमारे ऑफिस बॉय को कभी कभी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती थी, कभी कभी उनको, जो देखो कई बार क्राउड में भी मतलब शूटिंग होती थी, मतलब कि बहुत सारी भीड़ हो, तो भीड़ अगर टीवी पे आएगी तो उनका भी मेकअप करना पड़ेगा, तो उनके मेकअप करने के लिए ऑफिस बॉय को ही रखा जाता था, मतलब ऑफिस बॉय उनका मेकअप भी कर देता था, जो क्राउड वाले लोग होते थे जो क्राउड में आएंगे। तो इस तरीके से सब लोगों का काम अलग अलग बटा हुआ था। एंड इसमें ऑफिस बॉय के बारे में क्या लिखा है, इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। इसमें यही बोला है कि मेकअप डिपार्टमेंट जो था जिमनी स्टूडियो का, उसमें जो ऑफिस बॉय था उसका भी एक अलग था। मतलब बेसिकली ये होता है कि स्टूडियो का पूरा एक ऑफिस बॉय होता है, लेकिन जिमिनी स्टूडियो, हमारे ऑथर ये बताना चाहते थे कि इतना बड़ा था कि वहां पर मेकअप डिपार्टमेंट का एक अलग से ऑफिस बॉय था। ऑन द डेज when they were there was a crowd shooting, you could see him
collapsing his pants in a giant vessel and slapping it on the crowd players. तो वो कहते हैं कि जब शूटिंग होती थी ना, तब आप देखेंगे कोई जियांट दिख रहा है, जियांट भी मतलब ये सब बहुत ही वैसे शब्द हैं, है ना, कि भूत बना दिया है, ये कर दिया, तो ऐसे लोग देखने को मिलते थे हमारे ऑथर को. एंड द आइडिया वाज टू क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप. एंड जो आइडिया था पूरा लोगों के चेहरे पे मेकअप करने का, अप्लाइंग करने का, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पर ही wasn't exactly a boy. He was in his early 40s, having entered the studio years ago in the hope of becoming a star actor of a top screenwriter या director of a lyric writer. He was a bite of a poet. तो इसमें ये बोला है कि वो जो ऑफिस बॉय था ना, जब वो मैं एंटर हुआ था, आया था, तो वो ना तो फीस पर मेकअप करने के लिए और ना ही वो एक मतलब बॉय था. वो एक, सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि एक 40 साल का व्यक्ति था, पहली चीज. तो दूसरी चीज, वो स्टूडियो में किस सपने से आया था कि वो एक्टर बन जाएगा या राइटर या डायरेक्टर या लिरिकर, मतलब कुछ तो बनेगा, है ना. वो ही वॉज अ वाइट ऑफ अ पोएट. वो एक पोएट भी था, उसको लिखने की आदत थी, है ना, वो स्टोरीज वगैरह लिखता था. सो आगे हमारे पोएट कहते हैं कि हमारा जो बॉय है, जिसे मैं ऑफिस बॉय कह रहा हूँ, वो एक्चुअल में ऑफिस बॉय नहीं था, 40 साल का व्यक्ति था. इन दोज डेज आई वर्कड इन अ cubicle, 2 whole side of each were French windows. I didn't know at that time they were called French windows. एंड उन दिनों पे क्या होता था, जो जहाँ पर हमारे ऑथर काम करते थे, वो एक प्रकार का क्या था, कैबिन होता है ना, कैबिन नहीं, कैपिकल. इसका मीन्स होता है एक छोटा सा ऑफिस, बहुत छोटा सा, जिसमें 2 बाहर साइड खुलने वाली विंडोज थी, और उसको फ्रेंच विंडो बोला जाता है. और ये उन टाइम की बात है कि हमारे ऑथर को इतना ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, तो हमारे ऑथर को ये भी नहीं पता था कि इनको फ्रेंच विंडो बोला जाता है. ये वो बात अपने मन से खुद बता रहे हैं. Seeing me sitting at my desk staring up newspaper day in day out, most people thought I was doing next to nothing. तो अपने डेस्क पे बैठना और पेपर कटिंग करना, ये काम बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, ये काम कुछ भी नहीं है. It is likely that the boss thought likewise too, so anyone who felt I should be given some occupation would barge into my couple and deliver an extant lecture. तो जब भी किसी को काम रहता था, ठीक है, तो कोई भी मतलब मुझसे बिना पूछे मेरे कैबिन में आ जाते थे, एंड बिना मतलब कि मुझे बड़े बड़े लेक्चर स्टार्ट कर देते थे. बोलते मतलब उस टाइप के लेक्चर कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा काम ही क्या है, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है, इस टाइप से. द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी enlightened on how great literally talented was being allowed to go based in a department fit only for a barber and perverts. सो जो बॉय था वो मेकअप डिपार्टमेंट में हैड डिसाइड, बोलता है कि आई शुड बी enlightened ऑन हाउ ग्रेट लिटरली टैलेंटेड. वो ऑफिस बॉय उसके पास आता है, वो बोलता है मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, इतना टैलेंटेड है ना, बाकी मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. यहाँ इस डिपार्टमेंट में तो वो जो बाल काटते हैं वो ऐसे, एंड परवर्ट्स मतलब वो आप ये कह सकते हो ऐसी अनमैरिड वुमेन्स होती हैं जो थोड़े से उनका बिहेवियर अलग होता है, ठीक है, तो उनको यहाँ पर काम करना चाहिए मेकअप बॉय, जो ऑफिस बॉय होता है वो. सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं भगवान से बसता रहता था कि भगवान शायद आज जो है ना क्राउड शूटिंग का इसलिए भजते थे क्योंकि ऑफिस बॉय की चक्कर पक्कर जो चकपक करने की आदत है वो कब खत्म होगी, जब क्राउड शूटिंग होगी और इसको मेकअप करने के लिए बुला लिया जाएगा, तभी मैं इसकी एपिक से, इसकी बकबक से बच सकता हूँ, वरना ये पूरे टाइम मुझे ऐसे ही करता रहेगा. इन ऑल इंस्टेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्शन टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली एंड covertly, and this man of makeup department was conceived that all his woe
ignominy and neglect were due to कोतमंगलू शुभू। तो उसकी जितनी भी थकावट थी, जितना भी उसका दिमाग खराब होता था, जितनी भी परेशानी होती थी, वो सारा उसका उसको ना, वो जो डायरेक्टर था, जो मैन आदमी था, जो मैन थे, वो एसएस कुछ थे, एंड सेकंड पे अगर हम बात करें तो वो क्या थे, कोथा मंगलम सुबु थे। तो उसकी वो बहुत बुराई करते थे, वो कहते थे ये बहुत ही बुरा व्यक्ति है, ऐसा वैसा, मतलब उसके बारे में उसको हमेशा वो करते थे। शुभू वॉज द नंबर 2 ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, जिससे मैंने अभी बताया, शुभू जो था दूसरे नंबर पे था, मतलब उसको चलाने के लिए। ही कुडंट हैव हैड अ मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म देन अवर ग्रोन अप एंड मेकअप बॉय हैड। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं थे कि मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जैसा ऑफिस बॉय बताता था वैसे वैसा बिल्कुल भी नहीं थे। वो इतने ज्यादा हिम्मत वाले व्यक्ति थे एंड इतने ओपन माइंडेड थे कि कोई भी समस्या आ जाए वो फटाफट उसको सॉल्व करने का ट्राई करते थे। ऑन द contrary, he must have had to face more uncertain and difficult time। और उन्होंने उस जिमिनी स्टूडियो का हर टाइम, मतलब डिफिकल्टी में, सभी चीजों में क्या किया, उसका साथ दिया है। और वो उस टाइम से जिमिनी स्टूडियो में, जब जिमिनी स्टूडियो इतना अच्छा चल भी नहीं रहा था, तो उन्हें अप्स एंड डाउन सारी चीजें उसकी देखी है। When he began his career, there were no firmly established film producing companies और स्टूडियो। जैसे मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो इतना कुछ था भी नहीं। उस टाइम पर जो फिल्म थी वो इतना एस्टेब्लिश्ड नहीं हुई थी, इतना ज़्यादा वो नहीं हुई थी, एंड उतनी ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कंपनीज भी नहीं थी, ना ही स्टूडियो थे। सो इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली formal education, Shubhu couldn't have had an appreciable lead over our boy। वो कहते हैं कि इवन जो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं है, एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रहे हैं जो हमारे शुभू हैं, वो सबकी हेल्प करने वाले, मतलब वो हर व्यक्ति को इतनी सरलता से सारी चीज़ें समझाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न Brahman, a virtue indeed, he must have had exposure to more affluent situation and people। He had the ability to look cheerful at the all time even after having had a hand in a flop film। तो वो कहते हैं वो एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिए हैं, वो बहुत ही मतलब ऐसे व्यक्ति हैं, न्यायवादी और ये सारी चीजें उनको बहुत जरूरत रहती है, एंड वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, एंड वो बहुत व्यक्ति की ऐसी सिचुएशन में भी साथ देते हैं जब कोई उनके साथ नहीं खड़े रहता। और उनमें एक क्षमता है कि वो कभी भी अगर वो नेगेटिव भी सोच रहे हैं ना तो वो पॉजिटिव वे में लेकर चले जाते हैं। इवन जब फ्लॉप फिल्म होती थी या फ्लॉप फिल्म चल नहीं रही है, फ्लॉप हो गई है, तब भी वो सोचते थे कि यार नेक्स्ट मिल जाएगी, हम आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को लेकर कब बैठेंगे। तो ये उनका एक तरीका था चीजों से निकलने का, और वो बहुत अच्छे थे इस चीज में। He always had work for somebody, he could never to do think on his own। वो हमेशा लोगों के लिए काम करते थे, अपने लिए कभी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। But his sense of loyalty made him identify himself with his principal completely and turn his entire creativity to his principal advantage। तो जो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल वहाँ के बॉस को बोला गया, जो बॉस थे वो कम्प्लीटली विश्वास करते थे और पूरी क्रिएटिविटी एंड पूरा एडवांटेज हमारा इसका शुभ को मिलता था, एंड वो उसके काम के प्रति बहुत लॉयल थे, ईमानदार थे। ऐसा नहीं है कि वो भाई दूसरे के यहाँ काम करें तो भाई हो जाने दो, नहीं, वो हर काम के लिए बहुत पंक्चुअल थे और पूरे काम में साथ भी देते थे। ही वॉज अ टेलर मेड फॉर फिल्म, वो टेलर बनाते थे, मेड करते थे फिल्म्स को। हियर वाज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर व्हेन कमांडेड। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जब लोगों को मतलब इनसे बस कोई भी व्यक्ति हो बोल देता था, इनका काम फट हो जाता था उनका। तो ये लोगों को इंस्पायर भी करते थे, एंड इनको जैसे कमांड किया जाए ये करते भी थे। अब एक स्टोरी है जब इनको जो ऑथर हैं बोलते हैं कि जो मैन हमारे थे ऐसा कुछ करके थे ना, उन्होंने एक टाइम पर इनको क्या दिया, एक स्टोरी दी। ठीक है, कैसी स्टोरी कि देखो भाई, एक क्या होता है, रैट होता है, वो फाइट करता है टाइग्रेस शेरनी से,
सॉरी शेर नहीं बोल रही हूँ, बाघनी, अंडर वाटर एंड किल हर बट टेक्स पिटी ऑन द कप्स। तो एक रैट होता है बेटा, वो टाइग्रेस को अंडर वाटर पानी के अंदर ले जाकर उससे वो करता है एंड वो क्या करता है, मर जाता है। लेकिन उसे पिटी हो जाती है, दया आ जाती है किस पे, उसके कप्स पे, मतलब कि आप ये कह सकते हो उसके बच्चों पर, एंड वो उनको छोड़ देता है एंड आगे उनकी देखभाल वही करता है, उनको प्यार करता है। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस सीन, मुझे प्रिंसिपल कहते हैं, जो बॉस होते हैं वो कहते हैं मुझे नहीं पता इस सीन को कैसे करना है, बस तुम्हें करना है, बस इतना जान लो। द प्रोड्यूसर वुड से एंड शुभू would come out with four waves of the rat pouring affection on its victim. Ops इस पे जैसी ही स्टोरी एंड हुई है, इतना जो बताया है, तो शुभू के माइंड में फट से एक सीन आ गया। उन्होंने बोला कि हमें ये ऐसा ऐसा बताएंगे और मतलब कि जो रैट होगा ना उसका अफेक्शन बताएंगे एंड जो विक्टिम के प्रति उनका प्रेम है, मतलब जो कप्स के प्रति जो लगाव है, हम उसको शो करेंगे। आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ एंड जैसे हमारे बॉस कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, असरदार होगा, पता नहीं लोगों के माइंड में कैसा असर करेगा। द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट सो वुड कम आउट विद 14 मोर अल्टरनेटिव्स। एंड जैसे प्रोड्यूसर ने ये बोला तो हमारे सुबह के मन में 1 मिनट के अंदर अंदर कम से कम 14 से ज्यादा अल्टरनेटिव ऑप्शंस आ गए। मतलब कि कैसे, फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड बी सो इजी विद मेक मैन लाइक शुभू अराउंड एंड शुभू के आसपास फिल्म बनाना बहुत ही इजी था, बहुत ही सरल था, क्योंकि शुभू एक ऐसा, मतलब एक ऐसा इंस्पायरिंग व्यक्ति था कि उसको जैसी कोई चीज सामने आती थी वो उसके बारे में, मतलब उसके साथ आइडियाज आ जाते थे, उसको वो लेकर आता था। और ये चीज मस्ट हैव बीन, आगे देखते हैं, सॉरी, इफ एवर देयर वर अ मैन हु गैव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ जिमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, अगर कोई उस टाइम पर जिमिनी स्टूडियो जब बहुत उसके गोल्डन पीरियड्स में थे, जब मतलब बहुत चल रहा था, तो उसके डायरेक्शन या फिर डेफिनेशंस की बात करें तो ये व्यक्ति वही था। एंड इट वाज शुभू, सिर्फ शुभू था वो। शुभू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ पोएट, शुभू की एक सेपरेट आइडेंटिटी भी थी, जो कि क्या थी, वो एक पोएट था, मतलब वो कविताएं लिखता था। थॉट ही वाज सर्टेनली capable for more complex and higher former, and he deliberately chose to address his poetry to the masses. Success in his film overshadowed and dwarfed his literary achievement. Dwarfed मतलब क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो हमारे जो शुभू हैं वो बहुत ही कम बजट की फिल्म, मतलब सॉरी कम बजट की पोइट्री लिखते थे ताकि कोई भी उनको ले सके। ज्यादा हायर फॉर्म की वो नहीं लिखते थे, कैपेबल लिखते थे, मोर कॉम्प्लेक्स है ना, और हायर फॉर्म की नहीं लिखते थे। एंड आगे चल के उनकी फिल्म की लाइफ इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई कि उनका जो लिटरली अचीवमेंट है ना, वो भी ओवरशैडो हो गया उसके सामने, मतलब कि दब गया, है ना। और उनका जो पोएटिक मतलब करियर था, जो लिटरली करियर था, उसको बहुत कम, मतलब माफिक कम हो गया। जैसा होता है ना कि अगर आप टीचर हो, जैसे मैंने कहा मैं टीचर हूँ, ठीक है, या फिर मैंने कहा कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक आर्टिस्ट भी हूँ, एक टीचर भी हूँ, ठीक है। तो जब लाइक अगर मेरा टीचिंग करियर अच्छा चल गया और मेरा पोएटिक जो काम है या मेरा आर्टिस्ट का जो काम है वो थोड़ा बहुत चल रहा है, मैं शौक के लिए करती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये दब जाएगा, ठीक है। टीचिंग उठ गई है तो हमारे पोएटिक करियर को के माफिक मतलब हमें कम वो चीज मिलेगी, ठीक है। तो यही हमारे शुभू के साथ हुआ कि उनका जो फिल्म मेकिंग का करियर था वो उठ गया, तो उनके जो पोएटिक करियर है या लिटरली करियर है उसको किसी ने भी वो नहीं किया। सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, एंड जो क्रिटिक्स होते हैं ना वो अपने काम को एनालिसिस करते हैं, जज करते हैं, ठीक है, टिप्पणियां आप कह सकते हो उनको, तो उन लोगों को भी यही महसूस हुआ। इवन कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोम इन folk refrain and diction, also wrote a sprawling novel थिलाना एक मिनट रुकिएगा, मोहानाम्बाल with dozens of very definitely it is his character। तो इसमें ये बोला है, उन्होंने अपनी बहुत सारी स्टोरीज पोम जो हैं क्या की है,
और ओरिजिनल जो पोएम है जो उन्होंने खुद लिखी है एंड अपनी बेस्ड लिखी है कहानी पे। कुछ फॉल्क रिफैन है जिनका नाम भी है और उनका एक नोवेल भी है जो उन्होंने लिखा है थिलाना, है ना। और उनके बहुत सारे और भी मतलब कैरेक्टर की स्टोरीज और बहुत सारी उन्होंने पोएम लिखी है। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासी ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, 12th सेंचुरी की जो देवदासियां थी। देवदासियां किसे कहते हैं बेटा? जो आप ये कह सकते हो चेन्नई है ना, तमिलनाडु साइड क्या होता है कि जो अनमैरिड लेडीज होती हैं, जो अनमैरिड वुमेन होती हैं, अगर उनको अपना पूरा जीवन जो है कान्हा की भक्ति में या वहाँ के मंदिर की भक्तियों में निकालना होता है तो वो देवदासी बन जाती हैं। ठीक है, तो ये 20th सेंचुरी की बात है, तो उन्होंने उसको भी बहुत अच्छे से बताया। उस टाइम के मूड मैनर को उन्होंने सारा चीज जो है बताया। एंड ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, वो बहुत ही बढ़िया एक्टर भी थे। ही नेवर aspired to the lead role, but whatever subsidiary role he played in any of the film, he performed better than a supposed man player. तो वो कभी भी बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं हुए कि मुझे मैन कैरेक्टर चाहिए। जब उनको साइड एक्टर्स या फिर जो आसपास के एक्टर्स का काम मिलता था ना, तो वो वही काम करने लगते थे। ठीक है, लेकिन वो ना मैन कैरेक्टर से अच्छा काम करते थे उसमें। उनके आगे मैन प्लेयर्स भी नहीं दिखाई देते थे। He had a genuine love for anyone he came across and his house was a permanent residence for dozens of near for relations and acquaintances. इसमें ये बोला है कि जो शुभू थे ना, वो बहुत एक जेन्युइन व्यक्ति भी थे। वो लोगों के प्रति बहुत ही प्रेम की, स्नेह की भावना रखते थे। अगर उनके घर कोई आ जाता था तो वो परमानेंट उनके घर में रह भी सकता था। एंड इसमें ये भी बोला है कि कम से कम 12-15 लोग उनके घर में डेफिनेटली एक ही रहते ही थे और कई आते जाते भी रहते थे, जो रिश्तेदार हैं, दूर के लोग हैं, ये लोग। इट सीम्स अगेंस्ट Shambhu's nature to be in a conscious that he was feeding and supporting so many of them, such a charitable and improvident man, and yet he has enemies. Was it because he seems to so close and intimate with the boss? तो इसमें बोला है कि शुभू का नेचर इतना अच्छा था, इतना मस्त था, वो लोगों को खाना खिलाते थे एंड लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते थे। अब इसमें ये बोला है कि शुभू जैसे इतने अच्छे व्यक्ति को, इतने बहुत ही मुख्य व्यक्ति को कोई एनिमीज भी हो सकता है, कोई शत्रु भी हो सकता है। इसमें उस ऑफिस बॉय की बात करी जो शुभू से चिढ़ता था क्योंकि वो बॉस के करीब थे। क्योंकि वो बॉस के करीब हैं, इंटीमेट है, मतलब बहुत नजदीक है। क्या इसके लिए इनका कोई वो भी हो सकता है? इतने अच्छे व्यक्ति का जब मतलब एनिमी हो सकता है तो अपना तो हो ही सकता है रे बाबा। और वॉज इट हिज जनरली डेमोनर दैट रिसेंबल आ sycophants or his readiness to say nice things about anything? And in any case, there was this man in the makeup department who would wish the डायरेस्ट थिंग्स फॉर शुभू। वो एक मतलब एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कि उस रूम में मेकअप डिपार्टमेंट में शुभू से जलता था। बाकी सब लोग शुभू को बहुत ज्यादा पसंद करते थे एंड मोस्टली सब लोग उसके बारे में अच्छा ही बोलते थे। सो बेटा ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। कल मिलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट के साथ, देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है एंड क्या शुभू की जो मतलब अच्छाई है वो ऑफिस बॉय से मतलब ऑफिस बॉय की जो शत्रुता वाली भावना उसको खत्म करेगी या नहीं। एंड आगे हमारे पोइट्स एंड पैनकेक में क्या होता है, क्या और बताते हैं हमारे ऑथर, चलिए हम कल जानेंगे। और मैंने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप सारे बच्चों